Yes, sir. रोज का 40-50 Yes, sir. क्वेश्चन हो जाएगा ना। अगर एग्जाम है तो ठीक है, आप अभी प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी बच्चे भी कम आ रहे हैं। आप तो कम से कम लेक्चर आपको आ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कम से कम Yes, आपको sir. अटेंड करो मैक्सिमम तो। लेकिन मतलब अभी तो आपका एग्जाम होने के बाद आप कर सकते हो ना ये क्वेश्चन डेली का। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और एग्जाम भी है ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब ट्राई करो कि हो सके तो, मतलब देखो आप Yes, कैसे मैनेज कर पाते हो। कंपलसरी नहीं, sir. ठीक है ना। Yes, sir. ओके। तो एक मिनट है कि आप में से किसी का मैसेज आ रहा है मुझे, तो लेट मी चेक द मैसेज व्हाट दे आर टॉकिंग। सॉरी। ओके। तो नहीं तो मतलब अगर आपका एग्जाम वगैरह नहीं चल रहा है स्कूल का, तो आपका 50 क्वेश्चन तो हो सकता है ना दिन में। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो मैं हाँ, माइक ऑफ रखो। दो तरीके से काम करने वाला हूँ। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब क्वेश्चन आपको एक साथ करने को बोले थे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन करो। तो मैं रोज का रोज दे दूं, या सब मतलब पूरे पूरे चैप्टर का एक साथ दे डालूं पहले ही, और आप उसमें से मतलब रोज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। Yes, sir. ये सही है. ठीक है। तो जैसे भी हो, मतलब अगर मैं पूरा टॉपिक अब मतलब चैप्टर पहले देता हूँ या हर रोज का देता हूँ, जैसे भी आपको जिस दिन जो पढ़ाया, हाँ जिस दिन जो पढ़ाया आपको उस दिन वो सॉल्व करना है, ठीक है ना। और उसके बाद Okay. बेटा पता चला मुझे, उसके बाद आपको और क्या करना है कि जब हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा ना, सब सब कवर हो जाएगा। Yes, sir. मतलब अब फॉर एग्जांपल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, तो हर रोज का मैं आपको भेजता रहूंगा, या पहले से भेज दूंगा, जो भी सही लग रहा है मतलब मेरे को और हो रहा है तो वो करूंगा, या डेली भेज दूंगा Yes, sir. में। और उसके बाद क्या करूंगा कि जैसे भी टॉपिक खत्म करना होने को आया ना, तो उसमें मैं ना और एक असाइनमेंट आपको भेज दूंगा। वो एंटायर चैप्टर पे रहे, मतलब एंटायर चैप्टर पे रहेंगे, उसमें सब टॉपिक कवर होंगे। तो वो आपको फिर से एक बार मतलब सब पढ़ना है टॉपिक, एंटायर चैप्टर पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है, और फिर आपको पूरे चैप्टर पे पूरे सब टॉपिक पे एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब दो तरह से काम होगा, रेगुलर डेली पॉइंट वाइज चैप्टर वाइज, और लास्ट वाला टॉपिक पूरा पूरा चैप्टर, पहला टॉपिक वाइज बाद में चैप्टर वाइज। चलेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। तो हम लोग अभी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा देखें। अभी मुझे एक बोलिए कि आपके लेक्चर में कोई स्पैम वगैरह होता है क्या? हेलो। हाँ अमोल, नहीं हो रहा है ना, अच्छी बात है। अगर किसी ने स्पैम किया ना, तो आप ना घबराइए मत, क्योंकि मतलब हो रहा है कि किसी लेक्चर में स्पैम कोई बच्चे आ रहे हैं, तो आप घबराए मत। आप ना अपना मतलब लेक्चर को क्विट क्विट मत कीजिए, आप लेक्चर में बने रहेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके। तो मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर का। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कल sir. के लेक्चर में हम लोगों ने इस तक मतलब ओवरव्यू ऑफ सेल तक किया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं किया था ना। Yes, sir. अरे बेटा बोलिए ना, तुसी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं किया था ना, क्या किया था? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. किसी को याद नहीं क्या किया था? किसी को याद नहीं क्या किया था? मुझे इतना तो बता सकते हो कि क्या क्या देखा हमने सेल में? ठीक है, मैं रिवाइज करता हूँ 2 मिनट में। देखो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दे आर आइदर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दे आर इफ दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल देन दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। इफ दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल देन दे आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। देन द सेल्स आर ऑफ टू टाइप अगेन,
If the cell is simple in organization, simple in मतलब उनका anatomy, internal structure, then they are called as prokaryotic cell. If they're complex, then they are called as eukaryotic cell. So prokaryotic cells are those cells which are present in the bacteria. All bacteria are prokaryotic, और rest of the organism are eukaryotic. तो prokaryotic organism bacteria unicellular ही होते हैं, और eukaryotic एक तो unicellular होते हैं या तो फिर होते हैं मल्टीसेलुलर, दोनों प्रकार के होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेल। सेल का शेप जो है ना, शेप साइज, वो सेल के फंक्शन पर डिपेंड है। मतलब न्यूरॉन जैसे न्यूरॉन नर्व सेल, वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि उसको दूर दूर तक सिग्नल भेजना है, मैसेज भेजना है, इसलिए वो लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी के है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो बाइकॉन्केव सेल है, राउंड और बाइकॉन्केव सेल है, वो हमारे आरबीसी है। बाइकॉन्केव क्यों है? क्योंकि अंदर उसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की जगह पे वो उधर हीमोग्लोबिन भरा है, इसलिए उसका शेप जो है वो बाइकॉन्केव है। ओके, सो शेप ऑफ द सेल इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। जिस सेल को जो फंक्शन करना है उसके अनुसार उन्होंने अपना शेप धारण कर लिया है। ठीक है, साइज बोले हम लोगों ने सेल का, तो बैक्टीरियल सेल 1 to 2 माइक्रोमीटर रहती है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर रहती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है विदाउट सेल वॉल। ये तो हम लोगों ने कुछ फीचर्स देखे थे, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये तो रहे हमारे बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये स्ट्रक्चर पे मैं बाद में आऊंगा, अगर पहले उसके डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है पहले। तो प्रोकैरियोटिक सेल, सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सपोज प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल है। ओके, सपोज इट इज अ बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसका ये रहता है साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। यस, तो ये तो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, उसका मेन एरिया है, और उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनकी वजह से सेल जिंदा रहते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या चाहे वो यूकैरियोट हो। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। उसके बाद आता है उसका साइटोप्लाज्म का कवरिंग आता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल में उसके बाहर रहता है एक सेल वॉल रहता है, सेल वॉल, ठीक है ना। मैं सेल वॉल, वैसे वो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, बट मैं जरा अलग लिख रहा हूँ आपको देखने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल, और उसके भी बाहर एक कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाहर एक रहता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। यस, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर, उसके बाहर सेल वॉल, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। ये 3 लेयर का कवरिंग होता है, और 3 लेयर को एक साथ मतलब टुगेदरली दे आर कॉल्ड एज सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं उनको? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप कैसे बना है? इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल सेल वॉल और आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ओके, और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है? सर्कुलर होता है या लीनियर होता है? पता है आपको? सर्कुलर। सर्कुलर। सर्कुलर मतलब हम लोग ऐसा दिखाते हैं ना, मतलब ये बैक्टीरियल सेल रहा और इसका दिखाते हैं हम लोग ऐसे, ना? इज इट करेक्ट? Yes, sir. हाँ हाँ, अभी जान लो ये डायग्राम को। ये जो ना, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। एक्चुअल उसका फोटोग्राफ नहीं है, डायग्रामेटिक है। इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया का सेल जो होता है ना, सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए सर्कुलर होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्टली सर्कुलर होता है। उसका मतलब ये है कि उसका एंड्स फ्री नहीं है। मतलब सपोज यहाँ से ऐसे 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 हो सकता है सर्कुलर, मतलब देयर आर नो फ्री एंड्स। फ्री एंड्स नहीं है, इतना ही मतलब है सर्कुलर का। मतलब एक परफेक्टली गोल नहीं है, वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, लेकिन उसका सर्कुलर का मतलब है दे हैव द डीएनए हैज नो फ्री एंड। फ्री एंड नहीं है, तो ये बोलते हैं उसको डीएनए। ये तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल उसका है, दैट इज अ सर्कुलर। ये कैसा रहता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल? ये सिंगल रहता है। कैसा रहता है ये?
सिंगल। single, ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने रहते हैं, क्रोमोसोम या डीएनए कितने रहते हैं, 46 रहते हैं। कितने रहते हैं ह्यूमन में, 46, 46, okay. There are different number of DNA और different number of chromosome, but in all bacteria, कोई भी बैक्टीरिया हो, सब बैक्टीरिया में जो डीएनए है ना, मेन डीएनए वो एक ही रहता है, सिंगल रहता है। सिंगल रहता है और सर्कुलर रहता है, सिंगल रहता है और सर्कुलर रहता है, एक ही डीएनए रहता है, सर्कुलर रहता है। ओके, डन, क्लियर है? yes sir, yes sir, Okay, so only one DNA is present, that is also circular, not linear. Okay, और उसके अलावा उसके सेल में ना कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी रह सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको बोलेंगे प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे उसको? plasmid, Plasmid. प्लाज्मिड बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। हाँ, तो क्या क्या होता है सेल में? एक तो सेल एनवेलप होता है, उसका आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है डीएनए सिंगल सर्कुलर, और एक एक्स्ट्रा डीएनए भी है जिनको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोगों ने? नंबर 1 सेल एनवेलप, नंबर 2 सेल साइटोप्लाज्म, नंबर 3 मेन डीएनए, और नंबर 4 प्लाज्मिड। और नंबर 1 जो है सेल एनवेलप, उसमें भी 3 है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल एंड इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. yes sir, yes sir, ओके ओके। Yes, sir. इसके अलावा और भी रहता है, तो मतलब उसका उसका नाम होता है मीजोजोम। क्या होता है? मीजोजोम। mesosome, मतलब बैक्टीरिया सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, और उस फोल्डिंग्स को बोलते हैं मीजोजोम। उस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? Mesosome. mesosome, मीजोजोम बोलते हैं, मीजोजोम। These are the inner foldings of plasma membrane of bacterial cell. Okay, मेसोजोम बोलते हैं। और उनके अलावा भी साइटोप्लाज्म में क्या रहता है कि राइबोसोम रहते हैं। क्या रहते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम रहते हैं, राइबोसोम। और भी एक रहता है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या रहते हैं? इंक्लूजन, ओके, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है ना? सो क्या क्या देखा हम लोगों ने? पहला तो है सेल एनवेलप। पहला क्या है? सेल Envelope. एनवेलप। cell envelope, उसमें भी 3 है, हम लोगों ने देखा, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, बाद में सेल वॉल है, उसके Cell बाद membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। डन। Yes, sir. दूसरा है Yes, sir. yes sir, साइटोप्लाज्म, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर है मेन डीएनए, मतलब उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मेन डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मेन जीनोमिक डीएनए, मेन डीएनए जो कि सिंगल है, सर्कुलर है और थोड़ा बड़ा है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डीएनए रहता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? plasmid, ये तो Plasmid. हाँ, एक्स्ट्रा डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है। एक्स्ट्रा डीएनए बोलो या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बोलो, वो रहता है। और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं राइबोसोम, सॉरी मीजोसोम भी रहते हैं, मीजोसोम इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स। और भी रहते हैं, वो है राइबोसोम। और रहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या रहते हैं? Inclusion body. बॉडीज। इतना सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. yes sir, डेफिनेटली। Yes, sir. yes sir, Okay. Sir. तो सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, मेसोसोम, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, इसका इतना सब सेल सेल में रहता है। और उनके अलावा भी कुछ रहते हैं पार्ट, जैसे कि फ्लैजेला। क्या रहता है? फ्लैजेला। अभी Flag. ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, वो फ्लैजेला है, ये Yes, sir. फ्लैजेला है, फ्लैजेला रहता है। और भी रहता है, वो रहता है Cilia. सिलिया नहीं, फ्लैजेला सिलिया नहीं। और रहता है, वो है पिलाई, पिलाई। और रहता है, उसको बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी। तो इतनी चीज बैक्टीरिया की सेल में रहती है। ओके, क्या क्या रहते हैं? लास्ट में क्या बोले?
फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्री। फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्री। क्या क्या बोला मैंने? फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्री। यस, तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर अलग अलग पार्ट रहते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। No. Yes, anybody has doubt regarding this thing? Sir. No, sir. No doubt? ठीक है। So in the bacterial cell, what we have seen in the bacterial cell or prokaryotic cell, there are different types of material. So outermost cell envelope, उसका भी 3 पार्ट है, ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड जो मेन डीएनए है, और उसमें भी साइटोप्लाज्म में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डीएनए भी हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। प्लाज्मिड आर नॉट कंपल्सरी। मेन डीएनए इज कंपल्सरी प्रेजेंट, ऑब्लिगेटरी प्रेजेंट, बट प्लाज्मिड डीएनए है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता। मिजोसोम रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज रहते हैं, फ्लैजेला रहती है, और फिला एंड फिम्ब्री रहते हैं। सिलिया नहीं रहती है, सिलिया नहीं रहती। इधर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे गलत करते हैं। फ्लैजेला के साथ सिलिया आना जरूरी नहीं है, सिलिया नहीं रहते। फ्लैजेला के साथ सिलिया आना जरूरी नहीं है। फ्लैजेला और सिलिया कुछ जुड़वा भाई बहन तो है नहीं। ठीक है, तो फ्लैजेला और हमारे जो फ्लैजेला ना, यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला और बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोटिक के फ्लैजेला, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। उनका फंक्शन तो है लोकोमोशन, मूवमेंट, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो यूकैरियोटिक फ्लैजेला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फंक्शन इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। मूवमेंट या लोकोमोशन फंक्शन है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। Yes. हेलो। Yes, sir. यस यस। Yes, sir. देखो, तो हम लोगों ने पहली बात की न्यूक्लियोइड की। तो प्रोकैरियोट जो है ना, प्रोकैरियोट हमने देखा, प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो उनमें क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। हमने देखा पहले भी, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, नो ट्रू न्यूक्लियस। उनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं, नो ट्रू न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है कि सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, अभी मैं सब नहीं मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ कि सेल मतलब सपोज ये मान के चलिए कि अंदर का एक सेल मेम्ब्रेन है, बाहर उसके सेल वॉल है, उसके बाहर सेल मतलब ग्लाइकोकैलिक्स है। तो उसके अंदर ना ये डीएनए हो गया, इनका एंड फ्री नहीं, एंड जॉइंट है, तो उसको सर्कुलर बोलेंगे। तो ये डीएनए कैसे है? इस डीएनए को, दिस इज द डीएनए, इसको आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में क्रोमोसोम और डीएनए में ज्यादा फर्क नहीं रहता है। यूकैरियोट में डीएनए और क्रोमोसोम में फर्क रहता है क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में क्रोमोसोम या डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते, हिस्टोन्स आर एब्सेंट। ओके, हिस्टोन आर एब्सेंट। तो डीएनए को आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, या क्रोमोसोम को आप नेकेड डीएनए भी बोल सकते हो। क्रोमोसोम को आप, क्योंकि डीएनए प्लस हिस्टोन नहीं होता। यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में डीएनए के साथ प्रोटीन होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन रहता है। तो डीएनए तो हिस्टोन प्रोटीन का बन जाता है क्रोमोसोम। पहले तो बनता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का आगे जाके बनता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनता है। तो प्रोकैरियोट में तो हिस्टोन नहीं है, नो हिस्टोन, तो क्रोमैटिन भी नहीं है, तो क्रोमोसोम या डीएनए। तो इसको हम लोग नेकेड डीएनए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेकेड डीएनए, डीएनए विदाउट हिस्टोन, नेकेड डीएनए बोल सकते हैं क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम और डीएनए सॉरी ऑलमोस्ट सेम ही है इसमें, प्रोकैरियोट में। यू क्लियर? आर यू क्लियर विद दिस थिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो उसमें जो प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब सिर्फ डीएनए है, न्यूक्लियोइड है,
वो किसमें है? डीएनए क्रोमोसोम, मतलब नेकेड डीएनए, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ओनली, इट इज इन द साइटोप्लाज्म ओनली। यूकैरियोट में क्या होता है? ये यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनमें डीएनए है। अभी ये अलग अलग डीएनए है, अलग अलग क्रोमोसोम है, मतलब उनमें डीएनए है, डीएनए प्लस हिस्टोन है, प्लस हिस्टोन है। तो उनमें क्या बनता है? उनमें बनता है क्रोमैटिन, डीएनए प्लस हिस्टोन का बनता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का आगे बनता है क्रोमोसोम। तो उनमें ट्रू क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोट में ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, इनमें ट्रू क्रोमोसोम होते हैं यूकैरियोट में। और ये डीएनए मतलब अलग अलग डीएनए है, लेकिन एक साथ सब मतलब बंडल में है ना, तो कहा इसका किसका एंड किधर है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये लीनियर है, लीनियर मतलब ऐसे थ्री एंड्स, सर्कुलर मतलब ऐसे एंड्स नहीं है उसमें, तो सर्कुलर, ये लीनियर। और ये सब डीएनए के अराउंड ना एक कवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? न्यूक्लियर एनिमल, Nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप रहता है। और दिस न्यूक्लियर एनवेलप प्लस अंदर का क्रोमोसोम दोनों से बनता है न्यूक्लियस। दोनों से क्या बनता है? न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में तो बहुत चीज होती है। न्यूक्लियस में होता है ये न्यूक्लियर एनवेलप प्लस अंदर का क्रोमोसोम। तो इधर सिर्फ क्रोमोसोम या डीएनए है, लेकिन उसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। और उसमें यूकैरियोट में ये तो हो गया आपका यूकैरियोट, ये तो मैंने निकाला था प्रोकैरियोट का, ये तो हो गया आपका यूकैरियोट, ये तो हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, डिफरेंस Yes, sir. पता चला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. इन प्रोकैरियोट दिस इज द न्यूक्लियोइड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये जो है ना नेकेड डीएनए, उसका एक शब्द है न्यूक्लियोइड, इसको क्या बोलते हैं? Nuclear. न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसको अलग अलग शब्द है, जैसे कि यू कैन से इट न्यूक्लियोइड और जिनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोक्रोमोसोम। लेकिन आप इतना एक ये वर्ड है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ये भूल भी जाओगे ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ओके। तो ये न्यूक्लियोइड में क्या है? सिंगल है, एक ही डीएनए है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। ओके, डबल स्टैंडर्ड है, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट, ट्रू क्रोमोसोम उसमें नहीं। नेकेड डीएनए मतलब दिस डीएनए न्यूक्लियोइड डीएनए, सिंगल सर्कुलर न्यूक्लियोइड डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोलस रहता है ना यूकैरियोट में न्यूक्लियोलस भी रहता है। तो इधर न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है। अंडरस्टूड? इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। और इधर मैंने एक शब्द लिखा है नॉन डिस्पेंसिबल, मतलब क्या? ये जो डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लियोइड में, उसको अगर आप सेल्स में से हटाओगे ना तो सेल जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि सेल का सब जो फंक्शन है ना वो यही कंट्रोल करता है, डीएनए ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है। इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जीनोम बोलते हैं या जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, मेन जीनोम या जेनेटिक मटेरियल। मतलब सेल के जो भी इसेंशियल फंक्शन है ना, जो सब फंक्शन, ये इसके ऊपर जो जीन्स है ना वो कंट्रोल करते हैं। कितना सबको क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. ओके। ओके, देखो, अब हमने देखा प्लाज्मिड, हमने देखा कि ये तो सपोज प्रोकैरियोटिक सेल है, सपोज ये प्रोकैरियोटिक, मैंने एक निकाला याद है इधर, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये मेन जीनोमिक डीएनए है और ये कुछ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है। दीज आर द एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, एक्स्ट्रा जीनोम मतलब मेन तो नहीं है, एक्स्ट्रा है, जीनोमिक या क्रोमोसोमल बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। ये भी सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है, बट इसका नंबर ये ना एक तो एक रहता है, फ्यू रहते हैं या मेनी रहते हैं।
मेन ये रहते हैं। लेकिन जो एक जो डीएनए मेन डीएनए न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड जो है ना, ये न्यूक्लियोइड में एक ही डीएनए, दिस इज ओनली वन डीएनए, वन डीएनए, सिंगल डीएनए। मतलब देखो कि हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं पता है आपको? सेल के अंदर ह्यूमन के कितने क्रोमोसोम रहते हैं? 46 46 46 क्रोमोसोम, एग्जैक्टली। तो अलग अलग स्पीसीज है ना, जैसे कि ह्यूमन में 46 है, ड्रोसोफिला है तो उसमें कुछ अलग है, 8 है, 4 पेयर्स है। तो अलग अलग क्रोमोसोम रहते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, स्पीसीज के अनुसार रहते हैं। स्पीसीज अलग है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग है। लेकिन बैक्टीरिया का ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया का कोई भी है, बैक्टीरिया कोई भी स्पीसीज है, कोई भी जीनस है, कोई भी फैमिली हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, लेकिन उनमें से जो न्यूक्लियोइड डीएनए है, मेन जीनोमिक डीएनए, वो सिंगल डीएनए रहेगा, सिंगल डीएनए रहेगा। लेकिन प्लाज्मिड जो है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो एक हो सकता है, फ्यू हो सकता है, या मेनी हो सकता है, वेरी होता है। और किसी किसी सेल में नहीं भी रहता, और एब्सेंट इन सम सेल। सम बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट, इन सम बैक्टीरिया इट इज एब्सेंट। कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट रह सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट। इसका मतलब ये है कि मेन जीनोमिक डीएनए तो मास्टर है सेल का, सेल की सब एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा ये प्लाज्मिड का नहीं, ये तो मास्टर नहीं, सब सेल की सब एक्टिविटी कंट्रोल नहीं करता। तो ये क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा बोले तो मतलब ये गिव सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर, इट गिव सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर टू द सेल, सेल को ये कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर देगा। और ये नॉन इसेंशियल है, मतलब इनडिस्पेंसिबल है। जो पहले हम लोगों ने देखा था मेन डीएनए, वो नॉन डिस्पेंसिबल है। मतलब अगर ये न्यूक्लियोइड डीएनए को हटाओगे तो सेल जी नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये प्लाज्मिड को आप सेल से हटाइए, हटा पाए, तो इट कैन इवन सर्वाइव, क्योंकि सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एंटीबायोटिक का रिसर्च किया, एंटीबायोटिक का शोध लगाया, पहले खोज दिया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया बनाता है। इस बैक्टीरिया में कौन सा जीन बनाता है? जो जीन प्लाज्मिड में है ना, वो पेनिसिलिन को बनाता है। सो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कौन करता है? प्लाज्मिड। अगर उनके पास प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई प्लाज्मिड एंटीबायोटिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड। कोई प्लाज्मिड जो होते हैं तो एंटीबायोटिक का रेजिस्ट करते हैं। मतलब देखो कि कोई कोई क्या, कब कब क्या होता है कि सपोज कोई डिसीज है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक ले लिया, लेकिन वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होते, क्योंकि वो बैक्टीरिया हो सकता है कि वो बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस की, मतलब वो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एंटीबायोटिक, कुछ कुछ बैक्टीरिया प्लाज्मिड की वजह से एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस भी करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की वजह से प्लाज्मिड की वजह से एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड या एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉइंग और रेजिस्टिंग प्लाज्मिड। ठीक है ना? तो आपको एक पता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं? कोई एग्जांपल पता है आपको? राइजोबियम राइबोसोम वेरी गुड बेटा। आपको कैच हो रहा है ना, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे Yes, sir. यस सर यस सर Yes, sir. सबको सबको हो रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके ओके। फास्ट नहीं हो रहा है ना? फास्ट होता है तो मैं बोलो, मैं धीरे कर लूंगा। हेलो, Yes, sir. यस सर फास्ट हो रहा है क्या? नो No, सर sir. नो सर ओके, किसी को है तो बता रहे, हाँ मैं उसके, एक भी बच्चा बोलो ना मैं थोड़ा सा स्लो कर दो तो मैं स्लो कर दूंगा, नो इशू। तो प्लाज्मिड जो है ना, वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर देते हैं बैक्टीरियल सेल को, लेकिन ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर की जरूरत जिंदा रहने के लिए नहीं होती। जिंदा रहने के लिए तो मेन डीएनए काफी है, मतलब डाइजेशन करना, न्यूट्रिशन करना, कंट्रोल करना, सेल डिवीजन करना, रिप्रोडक्शन करना, एक्सक्रीशन करना, सब काम एक जो होते हैं ना, उसके लिए जो जीन्स होते हैं वो जीन्स होते हैं न्यूक्लियोइड डीएनए पे। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में मतलब प्लाज्मिड पे कोई एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। और ऐसे कि बच्चे ने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबिया, तो राइजोबिया में भी क्या होता है कि सपोज ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, सपोज ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसका ये मेन जीनोमिक डीएनए है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इट कैरी आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसके लिए उसके पास जीन्स रहते हैं, कौन से जीन्स रहते हैं?
निफ जीन। निफ मतलब एन मतलब नाइट्रोजन, एन आई मतलब नाइट्रोजन, एफ मतलब फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीन रहते हैं ना उनके पास, वो प्लाज्मिड पे रहते हैं, प्लाज्मिड पे रहते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मिड पे मेन डीएनए Yes, में नहीं रहते थे। क्लियर है? yes, Yes, sir. राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेल एनवेलप। हमने देखा कि बैक्टीरियल जो सेल है ना, कोई भी बैक्टीरिया का सेल है ना, उसका जो आउटर कवरिंग है वो है सेल एनवेलप। सपोज इट इज अ बैक्टीरिया, इसका आउटर कवरिंग है, ये है साइटोप्लाज्म। सपोज इट इज अ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सराउंडेड बाय, plasma membrane. ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहर एक कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसके बाहर क्या रहता है? Glycocalyx. सेल वॉल, सेल, सॉरी सॉरी, ये तो सेल वॉल हो गया। उसके बाहर, ये तो सेल वॉल हो गया। उसके बाहर क्या रहता है? Glycocalyx. वेरी गुड, ग्लाइकोगैलिक्स। इसके बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। 3 लेयर होते हैं। इस सबको मिलाकर, ये तीनों चीजें ना, उनको मिलाकर हम लोग बोलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब उसमें आउटर मोस्ट क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर क्या है? सेल वॉल। और उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये तीनों लेयर का जो अलग अलग है ना, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन अलग है, सेल वॉल का फंक्शन अलग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे से जड़े हुए रहते हैं, मतलब जॉइंट रहते हैं। इसलिए उनका कॉमन फंक्शन होता है सेल प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है फंक्शन? Protection. प्रोटेक्शन। Self-protection. ओके ओके, ठीक है। सो एज अ होल दे टुगेदरली एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ओके, सो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गया सेल एनवेलप। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक की बात करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमने देखा कि ये तो आउटर मोस्ट है, और आउटर मोस्ट है तो उसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये एक तो होता है कैप्सूल या होता है स्लाइम लेयर। मतलब कोई बैक्टीरिया में कैप्सूल जैसा टप रहता है तो कैप्सूल बोलते हैं, और लूज रहता है तो स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो कैप्सूल क्या है? कैप्सूल इज अ थिक एंड टफ। स्लाइम लेयर क्या है? लूज एंड थीन। थीन है तो लूज है तो स्लाइम लेयर, टफ है और थिक है तो कैप्सूल। ओके, इसको इसको हटाइए, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो कैप्सूल का फंक्शन क्या है ग्लाइकोकैलिक्स का? एक तो है प्रोडक्शन, क्योंकि सेल डेवलप का फंक्शन प्रोडक्शन है, लेकिन उसमें भी ये सबसे बाहर है, तो इसका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन। उसके अलावा देखो कि जब कोई बैक्टीरियल सेल होती है ना, जब कोई बैक्टीरियल सेल होती है, सपोज सपोज कोई बैक्टीरियल सेल है, एक सेल ने, जब एक सेल होती है तो हमारी नेकेड आइज को दिखती नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होती है, उसका साइज बहुत 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है, वो तो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है ना, नेकेड आइज से। हम लोग यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर जिसका होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर, उसको भी देख नहीं सकते नेकेड आइज से। तो इसकी तो बात दूरी है। तो इसको देखने के लिए तो हम लोग को इमल्शन, ऑयल इमल्शन माइक्रोस्कोप लगता है, 100x का, 100x लगता है ना, तो भी उसका आउटर लाइन ही दिखता है, पूरा डिटेल नहीं दिखता। तो ये तो माइक्रो बैक्टीरियल सेल सिंगल है तो दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये एक सेल अनेक सेल तैयार करता है, मतलब एक सेल से 2 सेल हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, ऐसा सेल बढ़ता बढ़ता गया, तो आपको एक ऐसा कॉलोनी दिखता है। क्या दिखता है आपका? कॉलोनी दिखता है। और हर कॉलोनी के अंदर ना बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। कितने रहते हैं? Billions of bacteria. लेकिन वो आपको ऐसे डॉट डॉट नहीं दिखेंगे, आपको एक ही सिर्फ दिखेगा, ऐसा एक ही दिखेगा आपको।
आपको ऐसा एक ही कंप्लेंट दिखेगा, लेकिन उसके उसका मतलब है कि उसके अंदर जो है ना, तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये कॉलोनी फॉर्मेशन कैसे होता है कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरी सेल है, ये एक दूसरे से चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। और एक दूसरे की चिपक जाती है और अनेक सेल बनते हैं, एक सेल से डिवीजन होता रहता है, और मिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल का एक कॉलोनी होता है। तो कॉलोनी किस लिए बनता है, किससे बनता है? ये बनता है ग्लाइकोकैलिक्स से। कोई कोई बैक्टीरिया ना हार्मफुल रहते हैं, मतलब पैथोजेनिक रहते हैं। अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आए तो यू मे हैव सम डिसीज। तो ये डिसीज किस वजह से है? डिसीज कौन क्रिएट करता है? डिसीज तैयार क्रिएट करता है ग्लाइकोकैलिक्स। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ना वायरुलेंस होता है, मतलब डिसीज कॉजिंग। उसका मतलब है डिसीज कॉजिंग, डिसीज कॉजिंग। और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहते हैं ना, दे डिफरेंशिएट डिफरेंट सेल। उनको पता चलता है कि ये कौन से बैक्टीरिया है, वो कौन से बैक्टीरिया है, वो कौन से बैक्टीरिया है। अलग अलग बैक्टीरिया वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग होता है। So based on the different particular type of glycocalyx, they can able to identify the bacterial cell. तो इतना सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन है मोस्टली प्रोटेक्शन। थिक टफ है या स्मूथ लेयर है तो उसको बोलते हैं शायद, मतलब फ्लाइंग। टफ है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। और उसका फंक्शन होता है वायरुलेंस, मतलब डिसीज डेवलप करना होस्ट के बॉडी में। उसके बेस पे, मतलब वो ग्लाइकोकैलिक्स के बेस पे माइक्रोबायोलॉजी होते हैं ना, वो सेल को आइडेंटिफाई करते हैं और बैक्टीरिया की कॉलोनी भी बिल्ड करते हैं, एक दूसरे के चिपक के, अटैच होके। और एक लिखा फंक्शन मैंने, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। अगर बैक्टीरिया कोई और ह्यूमन के बॉडी के या एनिमल के बॉडी में गए तो वो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, उनके सोल्जर सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास कोई ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, तो कुछ हद तक बैक्टीरिया अपना खुद का प्रोटेक्शन कर सकता है डब्ल्यूबीसी से। दे कैन प्रोटेक्ट सम एट सम एक्सटेंट फ्रॉम द डब्ल्यूबीसी अटैक। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, तो आपको एनसीईआरटी में इतना ही है कि ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर और उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। और एक तो कैप्सूल है या तो स्लाइम लेयर है, बाकी का कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं बोल देता हूँ, लेकिन ये बाकी की चीजें है ना, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन ठीक है, हम लोग जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी लेते हैं। तो इतना ही आपको लिखना है, सिर्फ एनसीईआरटी में इतना ही क्वेश्चन आएगा कि आउटर मोस्ट क्या है, तो ग्लाइकोकैलिक्स वो कैसे है, एक तक कैप्सूल है या तो फिर स्लाइम लेयर है। ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर हो जाता है सेल वॉल। एक ऐसा बैक्टीरिया है कि उस बैक्टीरिया में, सब बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, लेकिन सिर्फ माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। किसमें नहीं होता? माइकोप्लाज्मा। तो हम लोगों ने देखा था ना कि माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटे लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा है। और विदाउट सेल वॉल है बैक्टीरिया है, बट ये सेल वॉल उसमें नहीं है। बाकी सब बैक्टीरिया में सेल वॉल है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में। ये एक घिसा पिटा सवाल है नीट का। नीट में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि विच बैक्टीरिया डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल किस बैक्टीरिया के पास नहीं है? उसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है कि उसके पास सेल वॉल तो नहीं होता। ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखो कि सेल वॉल किसमें होता है। देखो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? सेल वॉल होता है प्लांट में, सेल वॉल होता है फंगाई में, सेल Bacteria. वॉल होता है बैक्टीरिया में। ठीक है ना? Yes, sir. ओके। तो Yes, सेल sir. वॉल तो इनमें है, लेकिन सेल वॉल का केमिकल नेचर अलग है। प्लांट में तो मेनली होता है सेल्यूलोज का, फंगाई में तो होता है काइटिन का, जिसको हम लोग फंगल सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं। और बैक्टीरिया में होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन। क्या होता है वो? Peptide like. पेप्टाइडोग्लाइकैन का होता है। ओके ना? तो सेल Yes. वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन, उसको और एक वर्ड है म्यूरिन, उसको म्यूरिन भी बोल सकते हैं हम लोग। और एक पेप्टाइडोग्लाइकैन है ना, दो चीज से बना है, एक तो अमाइनो एसिड है और दूसरा शुगर है। शुगर दो टाइप के होते हैं, नाक और नाम। नाक का मतलब है एन एसिटिल म्यूरामिक, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, एन
एसिटिल ग्लूकोज अमाइन, ग्लूकोज अमाइन। क्या बोलते हैं नाक को? एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। क्या बोलते हैं नाक को? एन एसिटिल Glucose. Glucamine. ग्लूकोज अमाइन। और नाम जो है ना उसको बोलते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। मतलब क्या है कि सेल वॉल तो बना है पेप्टिडोग्लाइकन से या म्यूरिन से, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन बना है अमाइनो एसिड प्लस शुगर से, अमाइनो एसिड प्लस शुगर। शुगर है वो नाक है और नाम है। नाक का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, नाम का मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो ये सेल वॉल बना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है टू गिव सेल, शेप देना, शेप मेंटेन करना, शेप, सेल का शेप मेंटेन करना, ये मेन फंक्शन है। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा कि आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, LEMMA। स्ट्रक्चर क्या है कि कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसा होता है। और वो बना होता है लिपिड बायलेयर से, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, इसलिए बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन मतलब लिपोप्रोटीन। तो क्या हुआ, सपोज ये ना आपको पता है ना, ये हेड हो गया और टेल हो गया, ये हेड हो गया टेल हो गया। एक तो ये मोनोलेयर हो गया, ये दूसरा मोनोलेयर हो गया, और दोनों मोनोलेयर के बना के ये होगा लिपिड का बायलेयर। और बीच बीच में प्रोटीन भी है, बीच बीच में प्रोटीन भी है। ठीक है ना? तो ये लिपिड, लिपिड है, लिपिड का मोनोलेयर, ये लिपिड का दूसरा मोनोलेयर, तो लिपिड का बायलेयर हो गया, और बीच बीच में प्रोटीन है। तो इसलिए मेम्ब्रेन बन जाता है लिपिड प्लस प्रोटीन का। ओके, लिपिड प्लस, हेलो, Protein. प्रोटीन और लिपिड का बन जाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे बाद में। हाँ, और देखो कि यूकैरियोटिक सेल होता है ना, यूकैरियोटिक सेल, इधर मैं लिखता हूँ ये यूकैरियोटिक सेल का है। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और वो कोलेस्ट्रॉल क्यों होता? क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल देता है सेल को स्टेबिलिटी। क्या देता है सेल को? स्टेबिलिटी। कौन से सेल को? Stability. यूकैरियोटिक सेल। Stability. लेकिन वही स्टेबिलिटी कौन देता है प्रोकैरियोट को? प्रोकैरियोट के सेल में क्या नहीं होता? इसमें नहीं होता कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल एब्सेंट। कोलेस्टेरॉल अगर एब्सेंट है तो उसको स्टेबिलिटी कौन देगा? वो देगा एक और केमिकल है, उसका नाम है होपेनॉइड्स, होपेनॉइड। ठीक है? लेकिन उतना आपको नहीं करना है, आपको इतना ही करना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा इज द स्ट्रक्चरली सेम टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सॉरी यूकैरियोटिक सेल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन बायलेयर, लिपोप्रोटीनियस। ओके, उसमें लिपिड प्रोटीन है, यूकैरियोट में भी लिपिड और प्रोटीन का बायलेयर है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, उसके अलावा इसमें हिप्नोइड्स क्यों है, ये नहीं देना है आपको, लेकिन मैंने इससे बता दिया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का पक्का क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड गुड। उसके बाद होता है मीजोसोम। देखो इधर मैंने क्या ड्रॉ किया है कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल Membrane. Membrane. उसके बाहर का सेल वॉल है, उसके बाहर भी सेल सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो ना सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन तो ऐसा होता ही है रेगुलर। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड भी हुआ होता है। तो इन सम रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन गेट फोल्डेड इनसाइड इंटरनली, और उस इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं उनको? Measles. मीजोसोम। और ये मीजोसोम है ना, उसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है डीएनए का रिप्लिकेशन करना, सेल डिवीजन करना। मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू सेल। एक डीएनए होता है ना, एक ही डीएनए होता है मेन डीएनए। प्लाज्मिड तो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, मल्टीपल 100 भी हो सकते हैं प्लाज्मिड, लेकिन या एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेन डीएनए तो एक ही है।
तो जैसे भी एक सेल सपोज है, एक सेल में मेन डीएनए एक ही है, तो जैसे भी सेल डिवीजन होता है और 2 सेल बनते हैं, तो ये डीएनए का भी डिवीजन होता है और 2 डीएनए बनते हैं, इधर एक डीएनए और इधर एक डीएनए। मतलब डीएनए को डिवाइड करके 2 डीएनए बनाया और दोनों सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, एक सेल पे एक डीएनए, एक दूसरे सेल में एक डीएनए, सो दैट की ईच सेल हैज 1 डीएनए। एक सेल को एक ही डीएनए की जरूरत होती है, तो पहले तो एक से 2 डीएनए बनते हैं, बाद में सेल भी डिवाइड होता है और ऐसा डिवाइड होता है कि डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक एक। ओके, तो ये भी फंक्शन कौन करता है, ये फंक्शन भी करता है मेसोसोम। क्या कौन करता है ये मेसोसोम, डीएनए का रेप्लिकेशन करना और सेल का डिवीजन करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल, डीएनए इनटू सेल आफ्टर डिवीजन। ठीक है, और देखो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल में ना रेस्पिरेशन क्या है पता है आपको, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन या रेस्पिरेशन क्या है? यस, लास्ट मिनट बोले फास्ट से। एनीबॉडी हैज आइडिया रेस्पिरेशन? हेलो Sir, exchange of CO2 from अरे यस बेटा, लेकिन वो तो सिर्फ एक्सचेंज हो गया ना, हमने एयर को अंदर ले लिया, एयर को बाहर छोड़ दिया। Oxidation. Sir, intake of O2 and outtake of CO2. या दैट इज द एक्सचेंज ना। Oxidation of food, release of ATP. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। बेटा बेटा आपका नाम बताइए आप? Sir, Aryan Singh. आर्यन, मुझे मैसेज कर देना हाँ आपके नाम से। Yes, sir. ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर आप में इतनी समझ है ना बेटा, तो आपका तो पक्का हो जाएगा। सिर्फ मैं जो जो बात आपको बता रहा हूँ ना, वो आप खाली अच्छी तरह से फॉलो करिए, ठीक है? Yes, sir. और सब बच्चों को मैं यही कहूंगा कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हमें पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहले हम लोग आंसर नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए ही हूँ ना आपके साथ, सबके साथ। तो अगर किसी का आंसर गलत भी हो सकता है ना, होता है, तो कुछ बात नहीं बेटा, आपको बोलना ही आंसर देना है, क्योंकि आप अगर गलत नहीं होगे ना तो आप सही कभी नहीं होंगे। गलती की वजह से आप कुछ कोशिश नहीं करोगे ना, तो सही कभी नहीं होगी। तो गलती करके करके सीखना ही है, ऐसा नहीं कि एकदम से सब आता है। गलती करो, सीखो, सुधारो, आगे बढ़ो, गलती करो, सीखो, सुधारो, आगे बढ़ो, बाद में सही करो उसको, ठीक है? नो इश्यू, वेरी गुड सबको। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो मेसोसोम होते हैं ना, वो मेसोसोम और एक काम करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन। तो हम लोग जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है ना, वो ऑक्सीजन उसके सेल के अंदर पहुंच जाता है, और सेल के अंदर ग्लूकोज होता है या कोई भी मेटाबोलाइट होता है, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर, और उससे एनर्जी निकलती है, और वो उससे एटीपी बनता है। ये जो ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज से एनर्जी छीननी है और एटीपी बनाना है, उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन होना जरूरी होता है। और ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। कौन करता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन। यूकैरियोट में ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस का पार्टली होते हैं साइटोप्लाज्म में, और मेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, ठीक है ना? कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मतलब एंजाइम्स रहते हैं, उनकी वजह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? हम लोग देखेंगे उसको डिटेल में, आपने भी देखा होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट में, ठीक है ना? तो इधर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते। तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है? मेसोसोम करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम हमारे मतलब यूकैरियोट में रहते हैं, उसी प्रकार के एंजाइम जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं प्रोकैरियोट में, वो उनके मेसोसोम पे ऊपर रहते हैं। तो उनका मेसोसोम मतलब प्रोकैरियोट का मेसोसोम और यूकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिमिलर हो गए ना फंक्शन में। yes sir. ओके, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम है क्या? No sir. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, मेसोसोम का स्ट्रक्चर अलग है और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। तो जिसको ही चीज का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो,
मतलब ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, उनको बोलते हैं एनालॉगस। क्या बोलते हैं हम लोग? एनालॉगस। मतलब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट का मेसोसोम का फंक्शन तो होगा सेम, एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन स्ट्रक्चर तो होगा होगा अलग। इसलिए स्ट्रक्चर अलग लेकिन फंक्शन सेम, उसको बोलते हैं एनालॉगस। अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है तो उसको होमोलोगस बोलते हैं। तो उधर क्या बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे? एनालॉगस बोलेंगे या होमोलोगस बोलेंगे? एनालॉग। हाँ, एनालॉग। क्यों एनालॉगस? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का और ये मेसोसोम का फंक्शन सेम है, एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब ओरिजिन अलग अलग है। क्लियर सबको? यस यस सर। सर। यस ओके, सर। जितना जितना पढ़ा है सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अभी रुक जाते हो क्योंकि 5 मिनट मतलब हो गए ज्यादा। तो कल मैं आगे का थोड़ा सा ले लूंगा अच्छी तरह से और उसको आपके दिमाग में सेट कर लूंगा, ठीक है? यस सर। और एक मिनट सिर्फ, क्योंकि मैं ना अभी हमेशा हर रोज ना एमसीक्यू जितना जितना हो जाता है ना, तो मैं उसका एमसीक्यू भेज रहा हूँ मैं आपको असाइनमेंट, और ये टॉपिक वाइज भेज रहा हूँ। मतलब ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ऐसे हर टॉपिक पे मैं भेज रहा हूँ। तो सपोज मैंने अभी प्रोकैरियोटिक सेल का भेजा है, लेकिन प्रोकैरियोट का सब पार्ट नहीं हुआ पढ़ा के, जितना भी हुआ है ना उतना आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व करो। तो मतलब हर चैप्टर का, अगर सेल का चैप्टर चल रहा है उसमें टॉपिक कहिए हमारा प्रोकैरियोट का टॉपिक चल रहा है, तो सेल ओवरव्यू हो गया है, सेल थ्योरी का टॉपिक हो गया है। तो ये हम लोग जितना जितना टॉपिक होता जाएगा उतना उतना मैं आपको एमसीक्यू भेजता जाऊंगा, और इतना इतना आप सॉल्व कर लेना। और मैं कम से कम 2 असाइनमेंट भेजूंगा, मतलब एक असाइनमेंट एक 20-25 क्वेश्चन रहेंगे हर हर डे, मतलब डेली सॉल्व करने को। और दूसरे में 25, मतलब एक आप 50 क्वेश्चन तो डेली कर सकते हैं ना, डेली। यस हाँ, सर। हाँ। अगर आपको टाइम कम मिलता है ना तो कम से कम आप एक असाइनमेंट तो करो, मतलब 25-30 क्वेश्चन तो करो। लेकिन किसी को लगता है कि मैं इस सब टाइम बराबर मैनेज कर सकता हूँ तो कोई बात नहीं, तो बहुत बेटर है। लेकिन किसी को करना मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा है, अभी स्कूल का मतलब काम है, होमवर्क भी है, बाकी के लेक्चर भी है, तो हो नहीं पाता। तो कम से कम एक असाइनमेंट तो आप करना ही। तो ऐसे में 2 असाइनमेंट देखता हूँ, एक एक कंपलसरी है, एक तो मतलब एक आपके चॉइस से है। आपको टाइम मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं, ठीक है ना? और दूसरी क्या है कि मैं और एक मतलब तीसरा असाइनमेंट कब भेजूंगा? मैं तीसरा असाइनमेंट लास्ट में भेजूंगा। मतलब जब सब मतलब जब सब टॉपिक हो जाएंगे, जब चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के सब टॉपिक खत्म हुए, मतलब चैप्टर खत्म हुआ, तो इस एक बार सब चैप्टर को आपको रिवाइज करो, सब टॉपिक के रिवाइज करो, फिर से पढ़ो, उसके एमसीक्यू जो मतलब आपने सॉल्व किए हैं उनको एक बार नजर घुमाओ उस पे। और उसके बाद मैं पूरा एंटायर चैप्टर पे एक 50-60 या 100 एमसीक्यू आपको भेज दूंगा, तीसरा असाइनमेंट वो लास्ट में भेज दूंगा, ठीक है ना? तो आप जब मतलब सब रिवीजन करते हो ना लास्ट में, वीक के एंड, तो आपको रिवीजन करना ही है, करना है, चाहे उस पे एग्जाम हो या चाहे उस पे एग्जाम नहीं हो। लेकिन आपको हर वीक पे जितना भी वीक में पढ़ा मिला उसका रिवीजन करना है। तो उस वीक का आपका जो टॉपिक हुआ, मतलब जितना टॉपिक हुआ उसका, या पूरा हुआ तो पूरा चैप्टर, या थोड़ा हुआ तो थोड़ा, उसका सब एमसीक्यू फिर से करना है। या वीक का नहीं बोल रहा हूँ, जब जब हमारा एक कोई पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, सपोज इसके लिए 1.5 वीक लगा या 2 वीक लगा, तो दूसरे वीक या 1.5 वीक के मतलब एंड में मैं उसका पूरा चैप्टर का असाइनमेंट, तीसरा असाइनमेंट डाल दूंगा। तो आप बाद में सब पढ़ लेना, फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का रिवीजन बार बार होना चाहिए बच्चों, एक बार या 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार होना चाहिए रिवीजन। तो पहले तो रेगुलर पढ़ रहे हो, रिवाइजन कर रहे हो, उसके ऊपर एमसीक्यू लगा रहे हो, दो दो असाइनमेंट में, या कम से कम एक असाइनमेंट के। ओके, 20, 40 या 50 एमसीक्यू, ज्यादा हो सकते हैं तो और अच्छा। किसी को लगता है कि मेरे को सर और चाहिए तो मैं और 4, 5, 6 कितना भी भेज सकता हूँ, लेकिन कम कम से कम एक टॉपिक को करना है। और उसके बाद आप रिविजन करते जाओ, बाद में लास्ट में जब टॉपिक फिनिश होता है तो सब टॉपिक का रिवाइज करो, और एंटायर टॉपिक मतलब सब टॉपिक का मतलब सब पूरे चैप्टर का रिवाइज करो, और पूरे चैप्टर पे आप एक असाइनमेंट फिर से सॉल्व करो, तो आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, इतना आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। ठीक है ना? तो कम से कम आपको कितना करना है, एक असाइनमेंट तो करना है। और जो लास्ट वाला असाइनमेंट है ना, एट द एंड ऑफ द टॉप चैप्टर, उसका भी असाइनमेंट सबको करना है।
वो दूसरा जो असाइनमेंट है ना, सेम असाइनमेंट मतलब अलग क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उसको करना नहीं करना आप आपका टाइम लिख लो जैसे आपको हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ बायो का ही देख के बैठ लो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कभी उसका भी करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार फिर भी, क्योंकि 50% वेटेज तो बायोलॉजी का है, तो आपको बायोलॉजी में मार्क्स तो 320 330 आना ही चाहिए कम से कम। तो आपको हर टॉपिक हर चैप्टर के 400 500 क्वेश्चन तो करने ही है, ठीक है ना। तो 5 10 20 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला बेटे, बच्चों 10 20 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो 500 क्वेश्चन करते हैं चैप्टर पे, करते हैं चैप्टर। पीवाईक्यू भी अलग है, पीवाईक्यू को मैंने इंक्लूड नहीं किया उसमें। पीवाईक्यू तो मैं ले लूंगा आपका ना लास्ट में एक लेक्चर में, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये स्ट्रेटेजी सही है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। और आपको क्या करना है, आपको अगर कितना भी लगे कि ये मेरा पढ़ाई हो गया है, ये मेरा पढ़ाई हो गया है, तब भी आपको एनसीईआरटी की हर लाइन, मेरे नोट्स की हर लाइन, मेरी हर मेमोरी मैप्स ये जो मैं बना रहा हूँ, या फ्लो डायग्राम फ्लो शीट बना रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स और एनसीईआरटी दोनों को आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। जितना टाइम आपको खाली मिलता है ना, तब आप ये निकालो और पढ़ते रहो। आपको अगर लगा है कि 10 मिनट है, अभी घर में गया, माँ अभी चाय दे रही है, तब तक के लिए गर्म करने में 5 मिनट लग रहे, तो मैं अभी तक इसमें मैंने एक बार उसको पढ़ लिया, ठीक है ना। Yes, sir. कि कोई बच्चा बोल रहा है कि अभी ये लेट क्लास है, तो अब क्या ना, हमारे पास अभी तो कोई चॉइस नहीं है, फिलहाल तो कोई चॉइस नहीं है क्लास के टाइम के अनुसार, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन तो चॉइस नहीं है। तो आप एक करो, आप स्कूल से आते हो ना 4 साढ़े 4 बजे जब भी, तो एक आधा घंटा या 1 घंटा आप सो जाओ, सो जाओ। अभी पहली पहली बार आपको सोना मतलब नींद नहीं आएगी, लेकिन आप कोशिश करो कि एक कमरा, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका बेडरूम है या कमरा है, जो भी है, जो भी आपके घर में है, नो इश्यू, तो उस जगह पे आप सो जाओ, सोने की कोशिश करो। नींद भी नहीं आती ना तो भी चलेगी, लेकिन आप लेटे रहो, लेटे रहो आप, ठीक है ना। एक एक मतलब आपको बाद में ना ये मतलब आदत पड़ जाएगी। और 1 घंटा आप पूरा रेस्ट लो, ठीक है, आधा घंटा भी ले लिया तो आपको फ्रेश हो जाते हो। क्योंकि क्या है बेटा ना, आपको नीट देनी है ना, तो कम से कम आपको 12:30 1 2 बजे तक पढ़ना ही है। या अगर आप जल्दी सोते हो, 11 बजे सोते हो, तो 5 साढ़े 4 5 बजे उठना ही है, उतना तो पढ़ना ही है आपको, दिन में भी पढ़ना है, स्कूल भी होता है ना। तो सेल्फ स्टडी सपोज मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सुबह नहीं उठते, फिर भी आपको 1 2 बजे तक जागना ही जागना है। चाहे उसमें आपका लेक्चर 6 बजे हो या 6 7 बजे हो, 7 8 बजे हो, 8 9 बजे हो, 10 11 बजे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 2 घंटा आपका लेक्चर में जाएगा, बाकी का घंटा आपका सेल्फ स्टडी में जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं सोचो कि बाबा मैं रात को 10 बजे मुझे नींद आती है तो मैं लेक्चर अटेंड नहीं करता या लेक्चर में सो जाता हूँ, क्योंकि लीड करनी है बेटा आपको। हाँ मैंने मान लिया कि ठीक है कि आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो थक तो जाते हैं दिन का सब काम करके, दिन का इतना लेक्चर अटेंड करते हैं हम लोग, तो थक जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है। लेकिन तो आप क्या करो, स्कूल के आने के बाद एक आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम आप मतलब लेटे रहो। पहले पहले तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आदत नहीं, बाद में आपको नींद आएगी। तो एक आधा घंटा 20 25 मिनट अगर हमने सो लिए ना दोपहर को या शाम को, तो भी हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. या ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। Good night, Good sir. night. गुड नाइट, Good night. यस गुड। Sir.